हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। लघुत्तरीय प्रश्नों की एक पूरी सीरीज़ लेकर के आया हूं मैं। अगर आपने इस सीरीज को कर लिया ना बच्चों, पूरा शुरू से लेकर एंड तक, तो यकीन मानो एग्ज़ाम में एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो मैंने यहाँ पे इस सीरीज़ में नहीं करवाया हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक कर लीजिएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, तो आप लोग ज़रूर इसे करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से लघुत्तरीय प्रश्न उठाए हैं। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दें। तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। बेहतरीन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है बच्चों, आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक, और इसका उदाहरण का बात है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करवा दिया जिससे कि HCl बना। इधर दो दो पीस था तो आप लोग देख सकते हैं 2 से बैलेंस कर दिया। बैलेंसिंग मैंने सिखाया है, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो मैं एक वीडियो और बना करके दे दूँगा, और वीडियो बना भी हुआ है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं यहाँ से। अगला सवाल है बच्चों इस तरीके का, देखिए आप यहाँ पर कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पदार्थों की अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। देखो इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में बनता है बच्चों, ठीक ना, कि आपको शब्द में दिए हुए रहेंगे कुछ अभिक्रिया और आपको उसे इस तरीके से लिखना होगा। ठीक, और अवस्था के साथ भी बोल रहा है। तो सबसे पहले है कि बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा अविलेय बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसके लिए तो क्या कहा था, बेरियम क्लोराइड, ये रहा बेरियम क्लोराइड। फिर क्या कहा था, सोडियम सल्फेट, तो ये रहा सोडियम सल्फेट। दोनों की अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, और साथ ही साथ क्या बना बच्चों, सोडियम क्लोराइड बना। अब क्या कह रहा था ये कि ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ना बच्चों, ये क्या है, अविलेय है, यानी कि ये अवक्षेप है और अवक्षेप के रूप में क्या हो जाएगा, विलयन से बाहर हो जाएगा। ठीक, हमें अवस्था भी लिखना था तो ये एक्वस होगा। एक्वस जो जल में घुल सके, ये भी एक्वस है, ये भी जल में घुल जाता है। ये सॉलिड है इसीलिए तो ये नहीं घुल पाता। कौन बच्चों, तो बेरियम सल्फेट सॉलिड है इसीलिए ये नहीं घुल पाता। और ये सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों, एक्वस है, पानी में घुला हुआ है। इस तरीके से हमने कर दिया, तो ये आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो बोला गया था यहाँ पर वो क्या बोला गया था, कहा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अम्ल के जलीय विलयन से अभिक्रिया कर करके सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और जल बनाता है। तो ये हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इसने क्या किया, अभिक्रिया किया और NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा। ये तो आपको अभिक्रिया करवाने आना चाहिए बच्चों, ये देख करके ही पता लगता है। तो ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। अगला सवाल है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित कथनों को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें। क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो आपने ये लिख देना है कि ये नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाया और बैलेंस कर देना है बच्चों। इसी तरीके से पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये पोटेशियम ने जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। बैलेंस करना था, बैलेंस आप लोग कर सकते हैं। अगर बैलेंसिंग का मतलब थोड़ा सा भी चक्कर है, थोड़ा सा भी डॉट लगता है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि सर बैलेंस करना सिखा दीजिए, मैं सिखा दूंगा। ओके बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो विद्युत धारा के प्रभाव से आयनित होने वाले यौगिकों को उनके तत्वों में अपघटित करने की क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। मतलब कि ऐसे यौगिक जो विद्युत धारा के प्रभाव से क्या हो जाए, आयन में बदल जाए। जैसे कि देखो यहाँ पर ये सोडियम और क्लोराइड है, अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में बदलने का क्षमता रखता है ना। तो वैसे यौगिकों के साथ ही ये काम होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के प्रभाव से आयनित होने वाले यौगिकों को उनके तत्वों में अपघटित करने की क्रिया, मतलब उनके तत्वों में क्या करें, तोड़ दें, अपघटित करने की क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए द्रवित NaCl लीजिए, द्रवित होना चाहिए या पानी में ये होना चाहिए, पानी में इसका विलयन रहे नमक का। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होता है। आपने ये वाला लिख देना है, 2 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है जी।
चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। बहुत अच्छा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया वह है जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। बात समझ में आया कि एकल विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी अणु में पहले से उपस्थित परमाणु या तो परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा भगा दिया जाए, उसे ही एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे कि ये एक अणु था जिसमें कॉपर और सल्फेट एक साथ था, एक दूसरा परमाणु लोहा आया, उसने कॉपर को क्या किया, इस अणु से बाहर भगा दिया। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। देखो कॉपर बाहर भाग गया है ना। हाँ जी, तो ये उदाहरण भी आपने याद रख लेना है। अगला सवाल है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दें। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, तो HCl पकड़ लीजिए, ये HCl बड़ा अच्छा होता है, HCl लो, NaOH लो और इसकी अभिक्रिया कराओ, NaCl बनेगा और फिर जल बनेगा। इस तरीके से और भी कुछ ले सकते हो, जैसे कि आप HNO3 ले लो बच्चों, ये क्या है, एक अम्ल है HNO3 और इसकी अभिक्रिया KOH से करा दो और देखो कि क्या बनता है। ये आपके लिए होमवर्क रहा, मुझे कमेंट करके बताओ कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा। ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला सवाल है बच्चों कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि तांबा चांदी से ज्यादा क्रियाशील है, कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि एक परखनली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेकर उसमें साफ तांबे का तार डालते हैं। कुछ समय के पश्चात तांबे के तार पर चांदी की चमकीली परत जमा हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि तांबा चांदी से ज़्यादा क्रियाशील है। अब बताओ बच्चों क्या समझ में आया आपको। तो ये है बच्चों कि सिल्वर नाइट्रेट पहले से जो था वहाँ पे घुला हुआ, सिल्वर नाइट्रेट में जो घुला हुआ था, तांबा के डालते ही सिल्वर अलग हो गया और तांबा के तार पर वो चमकने लगा, है ना, उस पर जमा हो गया। तो इससे क्या ये हुआ, ये हुआ बच्चों, साबित हुआ। तो ये साबित हुआ कि तांबे ने सिल्वर को क्या किया, उसके यौगिक से, या तो ये कहें कि उसके विलयन से भगा दिया। और कोई किसी को तभी भगा पाता है जब उससे ज़्यादा क्रियाशील रहे। तो तांबा जो है वो सिल्वर को भगा दे रहा है, इसका मतलब तांबा ज़्यादा क्रियाशील है और सिल्वर कम क्रियाशील है। ठीक है बच्चों, चलिए आप ये भी लिख देना जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है। अगला सवाल है बच्चों, अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ, या तो ये कहें कि सरल तत्व या यौगिक, दोनों में से कोई भी बन सकता है, सरल पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिकों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है बच्चों, है ना। पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो वो पोटेशियम क्लोराइड में और साथ ही साथ ऑक्सीजन में टूट गया है। ठीक, तो एक बड़ा यौगिक जो है वो टूट करके 2 तत्वों में या तो फिर 2 यौगिकों में, है ना, तो मिला जुला के हम कह सकते हैं कि सरल पदार्थ। पहले ये जटिल था, ज़्यादा इसमें परमाणु थे तो जटिल था, बाद में इनमें कम परमाणु रह गए हैं यौगिकों में, तो ये सरल हो गया। ठीक है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है अगला कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम एबोनाइट मिलाया जाता है। वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, आयोडाइड है वो, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है और इसे संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। तो देखो बच्चों, लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये रहा लेड नाइट्रेट और इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया है तो लेड आयोडाइड हमें मिलता है बच्चों। और ये अपक्षेप है यानी कि विलयन से ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, और ये पीले कलर का और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो बच्चों ये ऐसा है जी कि अपक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है और द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो आप इसे भी याद रख सकते हो कि लेड नाइट्रेट में जब हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है जो कि अपक्षेप है पीले रंग का और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है बच्चों। ये आपने लिख लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाएं।
हाँ, तो द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया वह है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान या विनिमय, है ना, एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है। ये सोडियम अपना क्लोरीन सिल्वर को दे देता है और ये सिल्वर अपना नाइट्रेट जो है वो इसको सोडियम को दे देता है। तो सिल्वर क्लोराइड बना दिया और सोडियम क्या बना दिया बच्चों, नाइट्रेट बना दिया। ठीक ना, तो दोनों ने अपने अपने आयनों का विनिमय किया, एक्सचेंज किया, आदान प्रदान किया और बिल्कुल दो नए यौगिकों का निर्माण किया। तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, या तो उभय विस्थापन अभिक्रिया। और साथ ही साथ ये अभिक्रिया जो है वो क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ये अवक्षेप बनता है बच्चों। तो ये अभिक्रिया जरूर याद रखना, ये रिएक्शन जरूर याद रखना, क्योंकि ये द्विविस्थापन में भी काम देता है और अवक्षेपण में भी काम देता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं। ये देखो दो समीकरण लिखे गए हैं। यहाँ पर अमोनिया है और उसके साथ क्या लगा हुआ है जी, नाइट्रेट लगा हुआ है, NO2 है। ठीक, और ये टूट करके N2 और 2H2O में टूट गया है। तो ये कैसा अभिक्रिया है? तो आपको क्या बताना है बच्चों कि ये अपघटन अभिक्रिया है। टूट रहा है, एक बड़ा सा यौगिक जो है वो टूट करके दो सरल यौगिकों में, या तो ये कहें दो सरल पदार्थों में बट जा रहा है। ठीक, और ये कैसा है जी, ये कैसा उदाहरण है किस चीज का? तो देखो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, दोनों ने अभिक्रिया किया, अपने अपने मूलकों को एक्सचेंज किया। देखो सिल्वर ने अपना नाइट्रेट सोडियम को दे दिया, सोडियम ने अपना क्लोराइड सिल्वर को दे दिया। तो ये क्या है? उभय विस्थापन को निरूपित कर रहा है। या तो अगर यहाँ पर तीर का चिन्ह नीचे दिया हुआ रहता तो कहते कि अवक्षेपण का कर रहा है। तीर नहीं दिया हुआ है, वैसे ये अवक्षेपण का भी है ना बच्चों? तो अवक्षेपण भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों में कोई एक बोलना था, बोल दिया। अगला है बच्चों कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है, आपको बताना है। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए ये पोटेशियम ब्रोमाइड था, इसमें हमने क्लोरीन डाला, तो इस क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ से ब्रोमीन को भगा दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को भगा दे रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो पहला वाला क्या हो गया बच्चों? विस्थापन हो गया। और दूसरा वाला क्या हो गया? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये लोहा जो है वो सल्फर के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है? ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, एक नया पदार्थ बन रहा है बच्चों। ओके, चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? 100 उदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण देकर के समझाइए। या ऐसे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? 100 उदाहरण समझाइए। 2 सवाल पूछे गए हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, या तो ये कहें कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके होने से ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ढेर सारा ऊष्मा बनता है या ऊर्जा बनता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ऊर्जा लिखोगे, और जब ऊर्जा बने ना तो तीर के दाहिने साइड में उसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया है, मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया है, क्या बनता है? जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊष्मा ऊर्जा बनता है, जिसको कि इस तीर के दाईं तरफ दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें ऊष्माशोषी का, तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है ना, अवशोषण जब हो तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि बाहरी वातावरण का ऊर्जा वो क्या करे, अवशोषित कर ले। जैसे नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और इसमें ऊर्जा का ये होता है बच्चे, क्या बोलते हैं, ह्रास होता है, ऊर्जा वो अवशोषित कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप तीर के दाईं तरफ ऊष्मा ऊर्जा लिख रहे हैं तो माइनस दे करके लिखेंगे, और अगर तीर के बाईं तरफ लिखोगे तो इस तरफ ऊष्मा लिख सकते थे, इस तरफ लिख सकते थे ऊर्जा, तीर के बाईं तरफ, वो ज्यादा अच्छा लगता है। इधर ऊष्मा मत लिखना, आप इधर लिख देना, बाईं तरफ लिख देना। ठीक है बच्चों, अगला सवाल जो कि बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में बना हुआ सवाल है कि संक्षारण का क्या अर्थ होता है। तो धातुओं की वायुमंडल में उपस्थित वायु, नमी या किसी अन्य पदार्थ के प्रहार द्वारा उनके यौगिकों में क्रमिक एवं धीमे परिवर्तन की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। मतलब कोई भी धातु रहे वो वायुमंडल में उपस्थित वायु, नमी या कोई अन्य पदार्थ से क्या करे, अभिक्रिया कर करके अपने यौगिक में बदल जाए। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संक्षारण कहते हैं।
धीरे धीरे। जैसे कि लोहा जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है बच्चे, अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। लोहा ऑक्सीजन से और जल से अभिक्रिया करता है और अपने ऑक्साइड यानी लोहा के ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जंग लगना बोलते हैं। ये जंग लग गया, ठीक, ये फेरिक ऑक्साइड है। बात समझ में आया बच्चों? हाँ जी, तो जंग लगना यही कहलाता है, संक्षारण भी हम इसी को कहते हैं। अगला सवाल है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों? तो हम जानते हैं कि विकृति गंधिता के कारण तैलीय खाद्य पदार्थ कुछ समय के पश्चात खाने योग्य नहीं रह जाते। हम सब जानते हैं कि खाना जब खराब हो जाता है, उसमें खराब गंध आ जाता है और वो विषैला हो जाता है, तो फिर खाने योग्य नहीं रह जाता। और ये क्यों होता है? तो ये जो तेल से बने पदार्थ होते हैं ना जी, वो ज़्यादा जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और फिर वो खराब हो जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों के विकृति गंधी होने की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होती है ना। जैसा कि अभी मैंने बताया कि खाद्य पदार्थ जो खराब होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है, नाइट्रोजन क्रिया नहीं करता है, इसीलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यह गैस चिप्स को उपचायित होने से रोकती है, यानी कि ऑक्सीकृत होने से रोकती है। फलतः चिप्स का स्वाद ताजा और दुर्गंध रहित बना रहता है। तो यानी कि चिप्स की थैली में क्या रहता है बच्चों, तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्यों भरा होता है? क्योंकि वो कम क्रियाशील है। अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो वो ऑक्सीजन, चिप्स जो है वो तेल में फ्राई हुआ रहता है बच्चों, तो उस तेल से अभिक्रिया करके क्या करेगा, उस चिप्स को क्या कर देगा, विकृति गंधिता कर देगा। ठीक है बच्चों, मतलब खराब गंध उसका खराब कर देगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो वसा युक्त एवं तैलीय भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसको कि एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं को मिला देने से उसका उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण रुक जाता है, एंटीऑक्सीडेंट मिला करके। दूसरा है घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर, ये भी आप कर सकते हो, भोजन को बचा सकते हो। तीसरा है कि भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर, मतलब कि कोई भी ऐसा हम तरीका आजमा लें जिससे कि भोजन का संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाए, ठीक, तो हमारा भोजन बचा रह जाएगा। पहले के ज़माने में जब ये रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र वगैरह नहीं हुआ करता था और रात में मान लो कि चावल बच जाता था घरों में, तो वो चावल में पानी डाल देते थे। अब पानी क्या करता था, चावल पानी के नीचे है तो हवा जो है वो डायरेक्ट चावल के संपर्क में नहीं आता था, तो चावल ख़राब होने से बच जाता था। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे हैं? तो अगला सवाल है कि एक माचिस की तीली जब ज्वाला के नीले भाग में रखी जाती है तब वह तुरंत नहीं जलती, क्यों? तो आपको बताना है कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने ज्वलन ताप पर जलता है और ज्वाला के नीले भाग का ताप ज्वलन ताप से कम होता है तथा इसमें दहन के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होता, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं होता। अतः इस क्षेत्र में अगर हम माचिस की तीली ले जाएं तो वह तुरंत नहीं जलती है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। अगला सवाल है बच्चों कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 100 उदाहरण समझाएं। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिकों के जलीय विलयन को परस्पर मिश्रित करने पर, है ना, विलयन से एक ठोस पदार्थ अवक्षेपित हो जाए, विलयन से क्या हो, एक ठोस पदार्थ अलग हो जाए, तो ऐसा अभिक्रिया क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, और अवक्षेपित पदार्थ को ही अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण के लिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को हमने मिलाया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना और बेरियम सल्फेट बना। और ये बेरियम सल्फेट जो है बच्चों, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा, ये जो बेरियम सल्फेट है ये सादा कलर का है, श्वेत है और अवक्षेप है, ये अलग हो जाता है विलयन से। ठीक है, तो ये अवक्षेपण का उदाहरण है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैंने प्रथम ये जो पहला चैप्टर है इससे जितने भी लघुतरीय प्रश्न बन सकते थे बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया है और बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको ये PDF चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है बच्चों की, क्लास 10th टेलीग्राम 2023 लिंक, उस पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और अगर एक बार में समझ में नहीं आया है जो कि आ जाना चाहिए तो दोबारा फिर से वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आप जाइए वहां पे अपना कमेंट करके अपने सुझाव को, अपने सवालों को पूछ सकते हैं बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि एग्जाम तक ये इसी तरीके से यहाँ पे बेहतरीन वीडियोज आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक, और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन झक्कास हो जानी है बच्चों। ठीक है जी, हाँ, तो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, SR क्लासेस आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है बच्चों। तो आप यहाँ आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, घंटी का बटन भी जरूर दबा लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।